न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट डिबेट शो का हम तो पूछेंगे। आमिर खान की हिट फिल्म दंगल से डेब्यू करने वाली कश्मीरी एक्ट्रेस जायरा वसीम ने रविवार को बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान कर दिया। जायरा के लिए फैसला पूरी तरह से मजहबी था। जायरा का ये कहना है कि वो ईमान से डगमगा रही थी और उन्हें महसूस हुआ कि वो इस जगह के लिए फिट नहीं है। जायरा के इस ऐलान पर खासा विवाद खड़ा हो गया। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। एक बयान उनके मैनेजर का भी आया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन बाद में खुद जायरा ने ट्वीट करके साफ किया कि उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक नहीं हुआ है। सभी अकाउंट्स वो खुद देखती हैं। उन्होंने लोगों को किसी और दावे पर यकीन करने से बचने की सलाह भी दे डाली। जायरा ने बयान क्या दिया, उसको धर्म के साथ क्या जुड़ा, बवाल खड़ा हो गया। इसीलिए आज इस डिबेट में हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या जायरा वसीम ने किसी के दबाव में संन्यास का फैसला लिया? दूसरा सवाल, क्या जायरा वसीम की हरकत ने इस्लाम की गलत छवि बनाई है? और तीसरा सवाल, क्या फिल्मों में एक्टिंग करना इस्लाम के रास्ते से भटकना है? इन सवालों पर आज बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, जायरा वसीम के लिए विवाद लाभदायक है। हाथों की पहलवानी। लेकिन उसी जायरा वसीम ने मजहबी कटमुल्लाओं के आगे ये कहकर घुटने टेक दिए कि वो ईमान की राह से भटक गई थी। इस फील्ड से मुझे बेहद प्यार, साथ और तारीफ मिली, लेकिन ये मुझे अज्ञानता की राह पर भी ले जा रही थी। ये मुझे मेरे ईमान से दूर कर रहा है, मेरे मजहब के साथ मेरे रिश्तों को खतरा पहुंचा रहा था। मुझे एहसास हो रहा है कि भले ही मैं यहाँ परफेक्टली फिट होती हूँ, लेकिन मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं आज आधिकारिक रूप से ऐलान करती हूँ कि मैं इस फील्ड से खुद को अलग कर रही हूँ। जायरा वसीम ने ईमान की राह पर चलने का फैसला लिया है। एक टीनेजर बच्ची को किसने ये बताया कि उसका रास्ता ईमान का रास्ता नहीं है? हुजूर हजरत मोहम्मद साहब तो खुद कला के बड़े हिमायती थे। हुजूर ने लेकिन सियासत का ये रंग देखिए, बगैर ये समझे कि जायरा का फैसला किस दबाव में लिया गया। कश्मीर के पूर्व सीएम जायरा के फैसले को अपने ट्वीट में निजी फैसला बताते हुए समर्थन में उतरा है। जायरा वसीम के फैसले पर सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं? ये उनकी जिंदगी है और वो उसे अपनी मर्जी से जी सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि अब वो जो करेंगी वह उन्हें खुश रखेगा। उमर अब्दुल्ला के बयान में कश्मीर की सियासत है, लेकिन कश्मीर के बाहर के मुस्लिम लीडरान के बयान में जो छिपा है वो एकदम जाहिर है। कहने की जरूरत नहीं कि मजहब की आड़ में वो अपने राजनीतिक लाभ देखते हैं। पूरी कौम को जाहिल बनाए रखने में उन्हें अपना भविष्य दिखता है। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान साहब और मुरादाबाद से उनके सहयोगी टीएस हसन का बयान। तो घबरा कर वो रास्ता बदल न दें और वापस न चले आए, अपनी मंजिल को जरूर पहुंचे। ये फिल्मी दुनिया में वो बातें होती हैं जो इस्लाम की शरीयत उस बात की इजाजत नहीं देती। लेकिन कुछ लोगों को जायरा के इस बयान में कश्मीर के अलगाववादियों की धमकी भी नजर आ रही है। जायरा से पहले भी कश्मीर की लड़कियों का एक बैंड बंद हो चुका है। रिलीजन के नाम पर अगर उन्होंने डिसीजन लिया तो मे बी इट इज नॉट हर डिसीजन। जायरा वसीम ने जो निर्णय लिया उनका निर्णय है, लेकिन ये दबाव में लिया हुआ निर्णय लगता है। वहीं कुछ लोगों के लिए ये जायरा का पब्लिसिटी स्टंट है। गौरतलब है कि जायरा की ताजा फिल्म स्काई इज पिंक रिलीज होने वाली है। पता ये चला है कि उसकी फिल्म आने वाली है, अभी नहीं। हो सकता है उसका पब्लिसिटी इंस्टेंट हो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। एक बार फिर से सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या फिल्म के प्रमोशन के लिए जायरा वसीम ने मजहब का इस्तेमाल किया है? ट्विटर पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए #HTP और #प्रचार के लिए विवाद के जरिए, और इस बहस का हिस्सा बनिए। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। स्वागत है आपका रशीदी जी। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं हमारे साथ वकील नाजिया इलाही खान आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। उनके साथ आज की इस चर्चा में समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन साहब भी जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह खरी खरी अपनी बात रखते हैं, यहाँ मौजूद है हमारे साथ आज की इस चर्चा में, और अभिनेत्री पायल रोहतगी भी हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले साजिद रशीदी जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। जायरा वसीम ने फिल्मों से संन्यास लेने का, बॉलीवुड से संन्यास लेने का ऐलान किया और कहा कि ये जो फैसला है ये मैंने इसीलिए लिया क्योंकि फिल्मों में काम करते हुए मेरा दीन, मेरा ईमान और जो मेरे अल्लाह हैं उनसे मैं दूर हो गई, मैं भटक गई। क्या आपको भी लगता है कि इस्लाम में कर्म से ऊपर धर्म है? धर्म नहीं सिखाया है कर्म क्या करना है, ये समझ लीजिए। ये इंसान तो जाहिल था, इसे कुछ पता नहीं था। धर्म जब आया, धर्म ने बताया जिंदगी कैसे जीनी है और क्या आपको जिंदगी में करना है। दूसरी बात, धर्म जो है ये सिर्फ महिलाओं को ही रास्ता दिखाता है इस्लाम? नहीं, सबके लिए। आप इसको महिला और पुरुष से मत जोड़िए। धर्म सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो। वो अलग भेदभाव नहीं करता कि मुसलमान औरत के लिए ये और मुसलमान मर्द के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। मुसलमान पुरुष भी तो काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री सबके लिए, में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके लिए बराबर है। खिलाफ तो इस तरह की आवाज कभी उठी नहीं। सबके लिए बराबर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, जितना गुनाह जाहिरा वसीम के लिए है फिल्मों में काम करना, इतना ही गुनाह सलमान खान के लिए है। अच्छा। इतना ही गुनाह शाहरुख खान के लिए, इतना गुनाह आमिर खान के लिए, सबके लिए। सब पाप करके बैठे हैं फिल्म इंडस्ट्री। अब देखिए उसको, तो सीधा सवाल सुन लीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, कम से कम 1 मिनट तो कंटिन्यू बोलने दीजिए। नहीं, आप ही बोल रहे हैं, मैं तो स्पष्टीकरण मांग रही हूँ ना। आप इस्लाम के सबसे बड़े जानकार, सबसे बड़ा जानकार नहीं, मूड और मूर्ख बैठी, नहीं, सबसे बड़ा जानकार नहीं हूँ। मुझसे तो बहुत बड़े हैं ना, मैं तो मूड और मूर्ख हूँ, तो आपसे ज्ञान ले रही हूँ। इस्लाम का जानकार हूँ, ज्ञान लेने पे तो मना नहीं करता, सबसे बड़ा जानकार नहीं हूँ। तभी तो पूछ सबसे बड़ा जानकार नहीं। आप ऐसे मत बोलिए कि सबसे बड़े जानकार। नहीं, तो इस्लाम मेरे से तो बड़े हुए ना, मुझसे तो बड़े जानकार हुए, बहुत बड़े जानकार हुए ना। बड़ा नहीं मानता, मैं तो इस्लाम का जानकार हूँ। आपने कहा कि गुनाह है, फिल्मों में काम करना गुनाह है, और ये गुनाह जायरा ही नहीं, ये बाकी भी जो जितने मेल एक्टर्स हैं, मुस्लिम जो एक्टर्स हैं, वो भी ये गुनाह कर रहे हैं। इस्लाम में फिल्म में काम करना गुनाह है। मेरी बात पहले कंटिन्यू, मुझे 1 मिनट में बोल लो। नहीं, 1 मिनट सर, सवाल का जवाब दीजिए ना। आप यहाँ मंच पे नहीं आए, आप सुनिए मेरी बात। आप ऐसे बोल नहीं पाएंगे। नहीं, मैं जानकारी बढ़ा रही हूँ ना अपनी। आप मुझे जानकारी भी नहीं देना चाहते, तो सवाल का जवाब देंगे ना। आपने कहा इस्लाम में फिल्मों में काम करना गुनाह है, बराबर, ठीक है। फिल्में देखना भी गुनाह है? बिल्कुल। आप देखते हैं फिल्में? नहीं, मैं नहीं देखता। आप नहीं देखते? कोई फिल्में नहीं देखते? नहीं देखता। ठीक है। इस्लाम में फिल्मों में काम करना गुनाह है, फिल्में देखना भी गुनाह है, ठीक है। इस्लाम में तो फोटो खिंचवाना भी गुनाह है। अब आप इस्लाम की जानकार बन रही हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ। सवाल नहीं पूछ रही आप। नहीं, आपने ये कहा कि इस्लाम में फोटो खिंचवाना भी गुनाह है। तो बताइए इस्लाम में फोटो खिंचवाना गुनाह है या नहीं है? चलिए, फोटो खिंचवाना कहाँ गुनाह है, कहाँ नहीं है, अच्छा। वो उसकी बहुत सारी वजूहात बताइए, कहाँ वजूहात है, कहाँ बहुत सारी चीजें। देखिए, आप जायरा वसीम पर रहिए। नहीं सर, किन चीजों के लिए क्या कहता है? कहा कि इस्लाम मेरे रास्ते में आ रहा था। क्या सुनिए ना, आपने डिबेट इस्लाम मेरे सवाल रुकेंगे नहीं। आप मुझे बिल्कुल नहीं, आप बहुत लर्नेड हैं, आप जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए मौलाना साहब। डिबेट अगर इस्लाम पे है तो हम इस्लाम पर डिबेट करें। मौलाना साहब, अगर आपकी डिबेट जायरा वसीम पर है तो जायरा वसीम पर बात करें। फिल्में देखना गलत, पर फोटो खिंचवाना गलत नहीं है ना, या फोटो खिंचवाना गलत है? नहीं, आप मुझे ये बताइए, डिबेट इस्लाम पर है या जायरा वसीम पर है? नहीं, बताइए ना मुझे क्लियर कीजिए ना। नहीं, आप पहले बताइए ना, उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर बैठूंगा ना। मैं तो आपसे सवाल, मैं जवाब दूंगा। पहले बताइए ना, डिबेट इस्लाम पर है जायरा वसीम पर है? सुनिए ना, इस्लाम आपको भी पता है, इस्लाम की रोशनी में जायरा वसीम पर डिबेट हो रही है, क्योंकि जायरा वसीम ने ये नहीं कहा कि वो बॉलीवुड ही छोड़ रही है। सवाल कीजिए। सुनिए ना, उन्होंने कहा मैं बॉलीवुड की रोशनी में जायरा वसीम पर ही मुझसे सवाल कर लीजिए। जायरा वसीम ने कहा कि मैं बॉलीवुड छोड़ रही हूँ क्योंकि बॉलीवुड में काम करना जो है वो मेरे ईमान, मेरे दीन के रास्ते में आ रहा है ना। इसीलिए हम इस्लाम की रोशनी में जायरा वसीम पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब उसी में मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है, आप फोटो के ऊपर जवाब नहीं देना चाहते। टीवी में काम करना, टीवी पर आना ठीक है इस्लाम में? देखिए, अब सुन लीजिए। नहीं, देंगे नहीं ना, देंगे नहीं ना, क्योंकि ये भी खुद बहुत फोटो खिंचवाते हैं। देंगे नहीं ना। इनको चुप करें तो मैं बोलूं। इनको चुप करें तो मैं बोलूं। सुनिए, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा मोहतरमा, आपका नंबर आएगा, जितना चाहे बोलिए। देखिए, हाँ, मैं बोलूंगी मौलाना साहब, मैं बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों ने औरत की जिंदगी आप लोगों ने खराब करने की पूरा आप लोगों ने जिम्मा ले लिया है, पूरा जिम्मा ले लिया औरतों की जिंदगी पर। आप लोगों ने आप लोगों को इंटरफेयर करने की आदत हो गई है, जाकर के मुसलमान मर्दों को भी बोलिए ना। मैं बोलूं आपसे सवाल, अरे शाहरुख खान को बोलिए ना, अरे आप जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं कैसे, मेरी बात जाएगी नहीं लोगों को? बिल्कुल जाएगी, क्या बात कर रहे हैं? बोलने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता है ना आप लोग क्या भेदभाव करते हैं। बताइए ना,
फिल्मों में काम करना गलत है। ये ममानियत नहीं है ताकि आपके दर्शकों तक भी बात पहुंचे। इस तरह चिल्लम चिल्ली करने से बात थोड़ी पहुंचेगी, ना उनकी पहुंचेगी ना मेरी पहुंचेगी। फायदा कोई या तो उन्हीं से पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। जवाब नहीं देंगे तो वो फिर जवाब देंगी ना। नहीं, मैं तो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चुप हो तो ही ना। में फोटो खिंचवाना सही है या नहीं है? नहीं रशीदी साहब, आप कंडीशन मत रखिए। सुनिए, मैं नहीं दूंगा। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझे जवाब दीजिए। नाज़िया जी को मैं कह देती हूँ, वो आपको सुनेंगी, पर आप जवाब देंगे। नहीं रशीदी साहब, आप इससे भी ज्यादा चिल्लम चिल्ली में अपनी बात रखते हैं और बखूबी रखते हैं। आप पहली बार नहीं आ रहे हैं टीवी पर। एक मिनट नाज़िया, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ मौलाना साहब को सुन लिया जाए। मौलाना साहब को सुन लिया जाए। मौलाना साहब बोलिए। यहाँ आपकी डिबेट में एक एमपी भी बैठे हैं, सांसद भी बैठे हैं, कम से कम उनका भी एहतराम जरूरी है। दूसरी बात, आपने एक सवाल मुझसे स्पेसिफिक पूछा, मैं उसी का उत्तर देना चाहता हूं। आप इस्लाम के साथ खेलिए, और आप इस्लाम के साथ खेलिए। मैं सबका मान और आदर कर रही हूँ, लेकिन आपको इस्लाम के साथ खेलने नहीं दूंगी। रशीदी साहब बताइए, दुकान है इस्लाम की, बताइए ना, बताइए। दुकान लगाई हुई फोटो नहीं, मुस्कुराना तो इस्लाम में अच्छा है। इस्लाम की जानकारी नहीं, वो बौखला रहे हैं। अरे मैं तभी तो आपसे सवाल कर रही हूं, जिन लोगों को इस्लाम की जानकारी नहीं, बौखला रहे हैं। अरे मौलाना साहब, मुझे नहीं है, मैं आपके बगल में बैठी हूँ, 5वीं बार सवाल पूछा, मैं नहीं सुन रही हूँ उनको, मैं नहीं सुन रही हूँ उनको। मेरे सामने मौलाना जी बैठे हैं, मौलाना जी बैठे हैं, और मौलाना जी को देश सुन रहा है। मौलाना जी बताइए, फोटो खिंचवाना सही है, टीवी पर आना सही है या नहीं है? सुन तो लीजिए ना। शरीयत की किसी भी बात को टीवी पर बैठकर या किसी भी मजलिस में जाकर 1000 के मजमे में, लाख के मजमे में, करोड़ के मजमे में कहना कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम को समझाना, क्योंकि आपने मुझे एज ए मुस्लिम धर्मगुरु बुलाया है, तो मैं इस्लाम धर्म की ही बात कर रहा हूं आपके सामने। ये टीवी, आपका फायदा हो, ये टीवी, अगर इस पर आप नाच गाना कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप धर्म इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो गलत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी से पूछ सकते हैं इस बात को, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं। तारिक फतेह साहब, आप इसी कैमरे को देखकर मुझसे देश से बात कर रहे हैं, ये गैर इस्लामिक है। मौलाना साहब इसी कैमरे को देखकर देश दुनिया से बात कर रहे हैं, वो इस्लामिक है। नाज़िया जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले तारिक फतेह साहब, गैर इस्लामिक और इस्लामिक की एक परिभाषा जो यहाँ पर मौलाना जी ने दी है, जवाब दीजिए तारिक फतेह साहब। ये कोई 1000 साल हो गया, इनके अकल पे पर्दा पड़ गया। ये मुतज़ल्लाइक जो जमाना था, ये सन 1000 के अंदर, उसके बाद इनको कुछ नहीं नजर आता, ना ये पढ़ लिख सकते हैं ना समझ सकते हैं। ये इस्लाम की दुकान चलाते हैं और इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं बच्चियों के कांधे पे गन रख के। ये खुद नहीं आते, ये तेजाब मारने का, और जो जम्मू कश्मीर में मुसलमान बच्चियों पे धमकी दिया जाता था, ये आज उसी का नतीजा है। उस बच्ची का पूरा हक है कि वो कहे कि मैं नहीं काम करती, लेकिन जब वो इस्लाम को बीच में लाएगी और खेल खेलेगी इस्लाम का, तो हमें पता है उसके पीछे कौन है। ये भी उसे हक है कहने का। यही माँ बाप, भाई देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करे। मेरे देश का संविधान, चूंकि आप हिंदुस्तानी नहीं है तो आपको नहीं पता जमहूरियत क्या है। मेरे देश का संविधान क्या है तो आपको नहीं पता, क्योंकि आप हिंदुस्तानी नहीं है। अपना इंडिपेंडेंस, आप हिंदुस्तानी नहीं, आपको नहीं पता मेरे देश का संविधान क्या है। मेरे देश का संविधान इतना अच्छा है कि वो इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म पर भी अमल करूं, उसका प्रचार प्रसार भी करूं। आप चूंकि मेरे देश के नहीं है तो आपको नहीं पता मेरे देश का संविधान क्या है। आप तैमूर के गधे पे आए थे। नहीं, आप पाकिस्तान के भगोड़े हैं, सबको पता है। पाकिस्तान ने आपको भगा दिया है पाकिस्तान से, आपको सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। आप पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, आप हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते, तो आपसे क्या बात किया जाए? एक मिनट मौलाना साहब, पर्सनल नहीं होते, मैं उनको भी बोल रही हूं। बात उन्होंने की पहले, तैमूर के गधे पर आना, बात उन्होंने की है। ठीक है, पूछिए उनसे, ज़ाहिरा वसीम पर जवाब ले लीजिए उनसे, परेशान मत होइएगा। पर आती हूँ, इस्लाम और ज़ाहिरा वसीम दोनों को जोड़ते हुए, ज़ाहिरा वसीम जिस तरह से फिल्म में छोड़ने का फैसला लेने, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, उनको अधिकार है वो जो भी फैसला लेना चाहती है। लेकिन जब वो ये कहती हैं कि फिल्मों में काम करते वक्त मैं अज्ञानता की राह पर चल रही थी, मैं अपने अल्लाह और ईमान से दूर हो गई थी, मेरे मजहब के साथ मेरे रिश्तों को खतरा पहुंच रहा था, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ तारिक फतेह साहब, क्या ये अचानक हो गया? क्या एक टीनेजर के लिए, एक 19 साल की बच्ची के लिए ये सोच सामान्य है फतेह साहब? नहीं सर, नहीं। देखें, ये ब्लैकमेल है, ये हिंदुस्तान की हर बच्ची पे उसका मनोवैज्ञानिक हैं आप,
उसके रिश्तेदार, आप मनोवैज्ञानिक हैं, तमाम लोग, आप अंदर की सोच को जान लेते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं आप। मौलवी खामोश, नहीं, मनोवैज्ञानिक हैं आप, पास आऊंगी मौलाना साहब, अंदर की सोच को जान लेते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं आप। ठीक है, एक मिनट आप काउंटर करिएगा, पहले बात सुनिए, उन्हें सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात। वो लोग जिनकी 3-3 4-4 बीवियां हैं, ये क्या बताएंगे बच्चियों को? ये तो ब्लैकमेल करते हैं छोटी छोटी बच्चियों को, उनके कांधे पे रख के लड़ते हैं, डरपोक किस्म के इंसान। क्या बात करेंगे ये इस्लाम की? ये जवाब देना तो आता नहीं है आपको, बच्चों का नाम रखते हैं, लाछन लगाना आता है, जवाब देना नहीं आता आपको। इससे पता चल गया कितने पढ़े लिखे हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं पता चल रहा है, पढ़े लिखे कितने हैं आप पता चल रहा है, आपको जवाब देना नहीं आता, आपके पास तर्क नहीं है, आपको सिर्फ लाछन लगाना है, सामने वाले पर इल्जाम लगाना है, आपको तर्क से बात नहीं करनी है। इससे पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अज्ञानी हैं, सब पता चलता है आपका, सब पता चलता है आपका कितने ज्ञानी हैं आप खाली बर्तन है बज रहे हैं बैठकर, खाली बर्तन है बज रहे हैं बैठकर। चर्चा का डिस्कोर्स इतना नीचे मत करिए, एक मिनट, ठीक है फतेह साहब, आप ढंग की एक बात नहीं कर सकते, मुझे पता है। एक मिनट, कहाँ टीवी पे आ गए फतेह साहब, मैं आपके पास आऊंगी। ये आदमी पर्सनल होने के अलावा कुछ नहीं करता, लगातार ये सवाल क्योंकि इसके बाद बोलने के लिए कुछ है नहीं। अगर हम इस्लाम पर बात कर रहे हैं ज़ाहिरा वसीम के बयान को लेकर के, तो इस्लाम में क्या चीज जो है वो कबूल है और कौन सी चीज हराम है, उसी के संदर्भ में तमाम सवाल हो रहे थे। मेरे साथ एसटी हसन साहब भी मौजूद है, और पायल मैं उसके बाद तुरंत आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले एसटी हसन साहब, आपका एक बयान आया, आप सांसद भी हैं, आपने ये कहा ज़ाहिरा वसीम के फिल्मों से संन्यास लेने पर कि ये एकदम सही फैसला है, ये आपका बयान है। आगे आप कहते हैं कि ये अल्लाह की आवाज है, जिस्म की नुमाइश करना इस्लाम के खिलाफ है, ये भारतीय संस्कृति भी नहीं है। मुझे ये बताइए हसन साहब, कला और कलाकार क्या एसटी हसन की नजर में सिर्फ और सिर्फ जिस्म की नुमाइश है बस, और कुछ नहीं? इनके ख्वाबों में यही होता है। सिर्फ जिस्म की नुमाइश नहीं है, मैंने ये कहा, आपने पूरा बयान नहीं बताया कि अगर कोई भी कलाकार अपने जिस्म की नुमाइश करता है या बेगैरती बेहयाई की हदें पार करता है जो हमारी सभ्यता हमारी तहजीब के खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ है, कोई मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप ऐसे अंग प्रदर्शन करें जिससे दूसरों को सेक्स अपील होने लगे। तो अगर वो करते हैं तो वो गुनाह है, अगर गुनाह इंसान कर रहा है तो फिर वो अल्लाह से दूर हो रहा है। उन्होंने ऐसी कोई पिक्चर नहीं दी थी, प्रीवियस उनकी जो पिक्चरें आई हैं, प्रीवियस उनकी जो पिक्चरें आई हैं वो बहुत खूबसूरत थी और लड़की के लिए आपका बहुत अच्छा मैसेज था। सुन तो लो, किसी को सुन तो लो, आप सुनने की क्षमता नहीं आपके अंदर। अरे चुप रहिए मौलाना साहब, आप तो बोले ही ना, खामोश रहे मौलाना साहब, आप इस काबिल नहीं है कि आप मेरे से बात करें, आप इस काबिल नहीं है कि आप मेरे से बात करें मौलाना साहब। आप मुझे बस ये बताइए खिंचवाना सही है या गलत है, बस इसका जवाब दे दीजिए। एक मिनट, हसन साहब बोल रहे हैं, आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? रुक जाइए हसन साहब, आपने कहा जिस्म की नुमाइश, नाज़िया ने गलत सवाल नहीं पूछा। ये बताइए मुझे एसटी हसन साहब, 2 फिल्में अभी तक की हैं ज़ाहिरा वसीम ने, मैंने दोनों फिल्में देखी हैं, हिंदू धर्म में मनाही नहीं है फिल्में देखने की। दंगल किया है, सीक्रेट सुपरस्टार दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार, जैसा नाज़िया ने कहा, कहाँ अंग प्रदर्शन हुआ है ये बताइए आप, दोनों फिल्में बहुत खूबसूरत थी और लड़कियों के लिए आइडियल थी बिल्कुल। उन्होंने, आप बात सुनने तो दी है, इन्हें तो चुप करिए। हाँ, बोलिए उन्होंने इस फिल्म करी है, अगर उसके अंदर कोई भी अंग प्रदर्शन नहीं हुआ, मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने फिल्मों की हिस्ट्री को भी सुना है और मैंने कास्टिंग काउच के बारे में भी खूब सुन रखा है। लेकिन अगर उनको किसी तरह से कोई मजबूर कर रहा है, अरे आप क्यों बोले जा रही हो बहन, आपसे कौन कह रहा है कि मेरा जवाब दें? फिल्में देखती हैं आप मेरी बात तो सुने। अगर उसे किसी जगह ये मजबूर किया जा रहा है कि अंग प्रदर्शन करे या इस तरह की कोई हरकत करे जो इस्लाम के खिलाफ है, और मैं समझता हूँ इंसानियत के भी खिलाफ है। आज हमने पश्चिमी देशों की सभ्यता के पीछे भागते भागते अपनी तहजीबें भूल चुके हैं। तो वो तहजीब में अगर हम नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं कोई गुनाह कर रहे हैं। हसन साहब, फिल्मों में काम कर रहा है, फिल्मों में काम करना इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है ना? पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए हसन साहब, फिल्मों में काम करना इस्लाम के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये बता दीजिए। और एक्टिंग खिलाफ नहीं,
नहीं, इस्लाम के खिलाफ मैं नहीं मानता फिल्मों में काम करना, मैं नहीं मानता। लीजिए मौलाना साहब, नहीं है, देखिए नहीं है, लेकिन ये भी हदों के अंदर भी देश का संविधान है। अच्छा, अगर वो नहीं मानते तो नहीं मानते, अगर वो नहीं मानते, अरे भाई वो नहीं मानते तो नहीं मानते। बहुत बढ़िया। जो लोग फिल्मों में काम करते हैं वो नहीं मानते गलत उसको, तो नहीं मानते। ठीक है, मेरे साथ भाई उनको इस्लाम के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो नहीं है, वो सियासी है, अपनी सियासत के हिसाब से इस तरह का जवाब देने तो देते रहे। लेकिन इस्लाम में फिल्म में काम करना, फिल्में बनाना, फिल्में देखना सब गुनाह है, हराम है। में जायज है या नहीं है, बस इसका जवाब दीजिएगा मुझे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आपसे पूछती रहूंगी ये सवाल। पायल मुझे ये बताइए, ज़ायरा वसीम सबसे ज्यादा फोटोबाजी में मौलाना साहब ही रहते हैं। आती हूँ नाज़िया आपके पास। आपको दुख है इसका? ज़ायरा वसीम ये आपको बहुत दुख है मेरे फोटो का। मौलाना साहब एक मिनट सर, पायल से मेरी बात होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पायल, जो बात ज़ायरा वसीम ने कही, उन्होंने जो कहा कि मैं 5 साल मैंने पूरे किए इस इंडस्ट्री में, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे काम के रास्ते में मैंने ये महसूस किया कि मेरे अल्लाह और मेरे दीन ईमान के रास्ते में ये फिल्में आ रही हैं, मुझे भटका रही हैं। ये सवाल भी उठ रहा है पायल कि ये जानने में, ये समझने में 5 साल लग गए ज़ायरा वसीम को, और वो भी खास तौर पर ऐसे मौके पर जब उनकी एक फिल्म अभी उन्होंने उसकी शूटिंग पूरी की है और अब वो दीन ईमान और मजहब की बात कर रही हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप खुद फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं? नमस्ते, राम जी। आई कैन जस्ट टॉक अबाउट द फैक्ट कि मुझे लगता है कि ज़ायरा वसीम ने ये जो डिसीजन ली है, क्योंकि उन्होंने खुद पोस्ट किया है और हमको अभी तक पता चल गया है कि उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस इज हर ओन डिसीजन। तो 5 साल के बाद ये डिसीजन वो क्यों लेती है? या तो एक फैक्ट हो सकता है कि या उसकी पब्लिसिटी है फिल्म के लिए, या ऑब्वियसली उसको उसके हिसाब से काम नहीं मिल रहा, या वो अपना करियर चेंज करना चाहती है। शी कैन ऑल्सो वॉन्ट टू become a politician in Kashmir because she met Mehbooba Mufti and they have some party called as People's Democratic Party. हमें नहीं पता इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस क्या है, मगर ये थॉट प्रोसेस है कि वो दबाव में आने वाली लड़की नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो काल्पनिक मोलेस्टेशन केस हुआ था एक बिजनेस क्लास फ्लाइट के अंदर, तब उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई थी एक इंस्टाग्राम वीडियो के साथ, और बहुत सारा उनको सपोर्ट मिला था बॉलीवुड से। एंड बॉलीवुड इज प्रो मुस्लिम्स एंड एंटी हिंदू। हम सबको पता है कि जब कोई हिंदू घटना होती है या हिंदू रिलेटेड इंसिडेंट होता है, चाहे वो कथुआ रेप क्यों ना हो, हमारे देश के बॉलीवुड एक्टर्स एंड फेमिनिस्ट खड़े हो जाते हैं। सो आई डोंट थिंक कि ज़ायरा वसीम के साथ कोई कास्टिंग काउच जैसा इंसिडेंट भी हुआ होगा, बिकॉज शी इज अ सक्सेसफुल सुपरस्टार। वो आमिर खान की हीरोइन है एंड शी हैज सुपर हिट फिल्म्स। तो ऑब्वियसली ये फैसला सोच समझ के किया गया है। ये फैसला, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूं, बिकॉज मैं एक मुसलमान नहीं हूं, I don't know about the religious teachings of Islam. I can just say that I am happy being a Hindu. मैं एक हिंदू होने के पर फक्र करती हूं, क्योंकि मेरे धर्म में ऐसी कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। मगर बार बार बॉलीवुड और फेमिनिस्ट हरदम बोलते हुए आ रहे हैं कि हिंदू धर्म रिग्रेसिव है, सनातन धर्म रिग्रेसिव है, बट मेरा धर्म रिग्रेसिव नहीं है। मेरे धर्म में हमारी लेडीज को पूजा जाता है, वर्शिप किया जाता है। हमारे धर्म में लेडीज वॉरियर्स होती है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो, एंड हमारे यहाँ ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। बहुत सैड बात है कि ज़ायरा वसीम एक ऑब्वियसली अभी एक अडल्ट है और ये थॉट प्रोसेस रखती है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस शायद प्रमोट की जाती है मदरसास में, जो इनका एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब ये बात सबके सामने बाहर आ रही है, क्योंकि ज़ायरा वसीम इज अ सक्सेसफुल सुपरस्टार एक्ट्रेस ऑफ आमिर खान। तो ऑब्वियसली ये जो थॉट प्रोसेस है कि मदरसा को कनेक्ट किया जाएगा विद प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, वो भी इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। पायल, एक और ट्वीट मैंने देखा था अशोक जी पायल, जो आपने बात कही, देखिए इससे एक बड़ी बात ये निकल रही है, आप ये कह रही हैं कि जो बात ज़ायरा वसीम ने कही है अपने 6 पेज के पोस्ट में, क्या उससे वो ये संदेश भी दे रही हैं कि जो उनका धर्म है, इस्लाम है, वो असहिष्णु है, वो इनटॉलरेंट है? इसमें मैं जवाब लूंगी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, यहाँ मौलाना साहब भी बैठे। लेकिन उससे पहले तारिक फतेह साहब, मुझे एक बात बताइए, ज़ायरा वसीम की जो 2 फिल्में रही हैं, एक में एक धाकड़ छोरी का किरदार, वो एकदम आइकॉनिक डायलॉग कि मारी छोरियां क्या छोरों से कम है, और दूसरी सीक्रेट सुपरस्टार, जिसमें किरदार ज़ायरा वसीम का ऐसा कि हिजाब से बाहर निकलकर आप अपनी पहचान बनाती हैं और उस पर फक्र करती हैं आप। ये 2 इमेजेस हैं। और आज रियल लाइफ में जो पोस्ट ज़ायरा वसीम ने लिखा है, क्या वो कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकने जैसा नहीं है फतेह साहब?
नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मेरी सुन लें आप कि शी इज अ वेरी साउंड पर्सन, और ये अगर खुद उनका हक होता, अगर ये कहती, अगर ये समझती कि इस्लाम में ये नहीं है, कई लोग हमारे मुसलमान मजहब में समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो उनकी बिल्कुल उनका पूरा हक है, लेकिन जो स्टेटमेंट आया है वो ये इंडिकेट करता है कि जिसे कहते हैं इंग्लिश में देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है किसी और साइड से। इसका कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि अंदराबी ये जो मुसलमान बच्चियों पे ज्यादती होती है कि जब भी वो बाहर आना चाहती हैं कोई फिरौन बैठा हुआ होता है उनको मारने पीटने के लिए। पुरानी दिल्ली में आप देख लीजिए, आप कहीं देख लीजिए कि हजारों औरतों को काले बुर्के में इस गर्मी के अंदर बंद किया हुआ है और मर्द सफेद कुर्ता पजामा घूमते। आप सिर्फ इस पैरेलल को देखिए कि कितनी नाइंसाफी है औरत के साथ। बजाय इसके कि मर्द काला पहने ताकि उनको गर्मी लगे, वो औरतों को पहना देते हैं ताकि वो सड़ती मरती रहें और ये मौलाना लोग बाहर घूमते रहें और टीवी पे आके मजहब बताएं। क्यों नहीं कोई आती औरत जो बताए कि मजहब में क्या है। धर्म रिग्रेसिव है, आपके धर्म में विमेन को नीचे समझा जाता है। देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी इन इस्लाम, दिस प्रूव्स दैट। नहीं, इसका इशू ये नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन बिकॉज़ कुछ ऐसे धर्म के धर्मगुरु हैं, कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं जिन्होंने इनइक्वालिटी कर रखी है। हमारे कुरान में इनइक्वालिटी नहीं है। हमारा कुरान में जवाब उन्होंने औरतों को बराबर का दर्जा दिया है। पायल जी, औरतों को बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया है कुरान ने। ये इनइक्वालिटी धर्म कर रहे हैं। आप लोग सब साथ बोल रहे हैं। नाज़िया मुझे माफ कीजिए, मुझे वक्त लग रहा है आपकी बात सुनने में। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले एक मिनट, तारिक फतेह साहब, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। तारिक फतेह साहब, मुझे ये बताइए, आप कश्मीर मामलों पर भी बेहद करीब से नजर रखते हैं और अभी जो आपने बात कही मैं उसके ही कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या जायरा के फैसले को कश्मीर में मौजूद अलगाववादियों, आतंकियों और कट्टरपंथियों के जवाब से, उनका जो दबाव है उससे जोड़कर देखा जाए? क्या हम ये कहें कि जायरा अपने फैसले से उन लोगों की आवाज को हवा दे रही हैं जो दुनिया भर में एक कैलिफेट का सपना देखते हैं? नहीं, ये ज्यादती होगी ज़हरा के साथ। ज़हरा मुझे लगता है कि उनके दबाव में आके दे रही है। अच्छा, देखिए, आपको एक मुस्लिम के घर में रहना बिल्कुल सही बहुत मुश्किल है। देखिए, वो दबाव में है। हमें पता है कि ईरान में क्या हो रहा है, हमें पता है औरतों की मुसीबत सऊदी अरेबिया। आपके पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हशर बना हुआ है, कैसे कैसे हिंदू बच्चियों को पकड़ के मुसलमान किया जा रहा है, ये सब हमारे सामने। इसका ये मतलब नहीं कि हम धर्म पे या इस्लाम पे अटैक करें। इशू ये है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि सन 1000 के बाद तमाम सोच पे पर्दे पड़ गए। जब तक अब्बासी खिलाफत थी, जब तक बगदाद जिंदा था, तो लोग सोचते थे, बात करते थे। हिंदुस्तान के नंबरिंग सिस्टम हमारे हर कुरान के पेज पे लिखा हुआ। हर कुरान दुनिया में जहां भी है वहां हिंदू न्यूमरल है। तो ये इस्लाम की एक्सेप्टेंस थी। लेकिन जब से ये जहालत आई अशरियतों की कि आप पे सोचना पाबंदी है, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री कर रही हूँ। धर्म के खिलाफ कोई नहीं है, कोई धर्म जो है वो रिग्रेसिव सोच की बात ही नहीं करता। बिल्कुल, बात है कट्टरपंथ की, बात है उस दकियानूसी सोच की जो जंजीरों और बेड़ियों में बांध के रखना चाहती है। नाज़िया, अब आप अपनी बात रखिए। में लगे हुए हैं जी नाज़िया, बोलिए जी। कुछ देखिए, हमारे कुरान में या इस्लाम में एक्टिंग या सिंगिंग, इसमें ममानियत नहीं है। इस पर कुरान मैटर करता है सब्जेक्ट पर। तो जायरा वसीम ने जो 2 सब्जेक्ट पर मूवी बनाई, वो मुसलमान लड़कियों के लिए एक आइडियल खरी उतरी, जिसमें ये दिखाया गया कि एक लड़की अगर पैदा होती है, जन्म लेती है, तो उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने हिसाब से जी सकती है। रही बात कि हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इनइक्वालिटी कहीं पर नहीं है, पूरी इक्वालिटी है। लेकिन कुछ ऐसे मौलाना मौलवी हैं,
कुछ ऐसे मौलाना मौलवी हैं जिन्होंने औरत की जिंदगी को जहन्नम बनाने में पूरी डिग्री ले रखी है। मैंने ट्रिपल तलाक का मैटर देखा, आपका चैनल जानता है कि इन मौलानाओं ने मुझे कितनी गालियां दी। तो ये एक ट्रेंड लेकर चल रहे हैं कि जो भी इस्लाम के मुसलमान कम्युनिटी में जो लड़कियां ऊपर आ रही हैं उनको कैसे दबाया जाए, ताकि पीछे की जो लड़कियां हैं या आगे जो औरतें हैं वो ये हिम्मत ना कर सके आगे आने का, वो ये हिम्मत पैदा ही ना कर सके आगे आने का, क्योंकि चंद लड़कियां जो पढ़ लिख करके आगे आ रही हैं उन्हीं को दबा दो, उनको ही चुप करा दो। फ्रॉम कुरान मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको याद होगा देयर द वर्सेस फ्रॉम कुरान आर बीइंग कोटेड। ठीक है, एक मिनट तारिक फतेह एक बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तारिक फतेह का ऑडियो प्लीज। जी तारिक फतेह साहब जल्दी से क्विक क्लैरिफिकेशन। आपको याद होगा कि शबाना आजमी को किस बेहुदा तरीके से दिल्ली के इमाम बुखारी ने कहा था और अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि यह औरत तवाइफ है। आप लोगों को याद नहीं है? इतनी बड़े शख्स की इतनी अजीम बेटी किस कदर, यानी कैफी आजमी और शबाना और जावेद ये सब लोग आइकन्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के इंडिया में। उनको एक पूरे हॉल में आके एक मौलाना कह गए कि ये तवाइफ है और बाकी लोग खामोश रहे। आज से 15-20 साल पहले ये बात हुई थी, उस वक्त उठा के 2-4 गीली जूती से चपट पड़ती तो समझ में आता कि आज हर मुसलमान औरत को ये तवाइफ बना देते हैं। जो बाहर काम करने आती है उस पर इल्जाम लग जाता है। एकदम और क्या हशर किया बेटियों का। अरे बेटियों से प्यार करो। आई नीड टू टॉक राइट नाउ। बेटियों को प्यार करने दो। कब तक सिर्फ बाप बेटी से प्यार करेगा? अरे बेटी भी तो प्यार करती है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। पायल मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एसटी हसन साहब एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बड़ा जिक्र हो रहा है कि इस्लाम में क्या जायज है क्या नहीं है। मुझे एक बात बताइए हसन साहब, आपने महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है? मुश्किल है जी किसी हद तक। अच्छा, किसी महापुरुष की, किसी और महापुरुष की आत्मकथा जीवनी पढ़ी है आपने हसन साहब? इतनी पढ़ा था। जी हाँ पढ़ी है। अच्छा, बहुत अच्छा हसन साहब। अच्छा ये भी बताइए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, मैं ये मान सकती हूँ, नहीं? जी। तो हसन साहब इस्लाम की नजर में आप सही काम कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम में तो इस्लाम के टेक्स्ट के बाहर, कुरान की आयतों के बाहर कुछ भी पढ़ना सही नहीं समझा जाता है। तो इस्लाम की नजर से एसटी हसन साहब सही हुए या नहीं? किसने बोल दिया? ये नया क्वेश्चन कहाँ से रेस कर दिया? ये कौन बोल रहा है इस तरह की बात? आप मेरी बात सुनिए, ये नहीं कहाँ से लाए? इस तरह की बात ना तो कोई कह रहा है ना। ये इस्लाम के जानकारों का कहना है, आप ही के जैसे इस्लाम के जानकार हैं। मैं तो इसीलिए शुरुआत से आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए ना, मैं तो शुरुआत से आपसे मौलाना साहब, आप मुझे इतना बता दीजिए, इस्लाम में फोटो निकालना ठीक है या नहीं है? सुनिए ना, नहीं, इस्लाम पे इस्लाम की लाइव में डिबेट कर रहे हैं। 50 बार नहीं बताऊंगी मैं। सवाल नहीं है आपका, ये सवाल नहीं है आपका, बिल्कुल बेहुदा सवाल है। सब बेहुदा है। किसने बोला है? सब बेहुदा है। कुरान के अलावा कोई किताब पढ़ना, कोई टेक्स्ट पढ़ना गलत है? और मौलाना साहब ये नहीं बताएंगे कि फोटो खींचना सही है या गलत है? बताइए ना, मुझे बताइए, उसका नाम बताइए, उस मौलाना का नाम बताइए। अरे उस मौलाना का नाम बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूं, उस मौलाना का नाम बताइए। क्या बात है आप कर रही हैं? आपको यही पता नहीं कि मुझे सवाल क्या करना है? आपको यही पता नहीं मुझे सवाल क्या करना है? नहीं मुझे दिक्कत है। नहीं, आपने मेरा एग्जाम लेने के लिए बिठाया क्या? मैं एग्जाम क्यों दूं आपको? मैं एग्जाम क्यों दूं आपको? ये जानकारी है क्या? ये गुमराही फैला रही हैं आप, ये गुमराही फैला रही हैं आप कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता है। आप गुमराही फैला रही हैं, इस्लाम के खिलाफ लोगों को खड़ा कर रही हैं, तारिक फतेह जैसे जाहिल लोगों को बिठा रही हैं। इनको जूते चप्पल पड़ने चाहिए थे। इस्लाम पाकिस्तान ने इनको जूते चप्पल मारे हैं, इसलिए इनको जूते चप्पल याद आते हैं। क्या बात है? मौलाना साहब, मैं ऐसे रख दूं, मौलाना साहब मैं ऐसे कह दूं, आप करते रहिए, उससे हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता। बेहुदा बात आपने कह दी कि कुरान के अलावा जो है देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बेहुदा आपने बात कह दी।
एक मिनट शांत हो जाइए। तारिक फतेह साहब जवाब दीजिए, ये नहीं बताएंगे फोटो खींचना इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है। शांत हो जाइए, आप जा सकते हैं सर। आप पहले ये बताइए कि फोटो खींचना जायज है या नहीं है। बिल्कुल चला जाऊंगा, ठीक है, ये नहीं बताएंगे। शांत जाइए सर, बेहुदा लोगों के ठीक है। आप पहले इस्लाम संभालिए और आप ये देखिए आप क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक मिनट सर, तो आप बताइए ना फोटो खींचना जायज है या नहीं है। आप क्यों आए हैं यहाँ पर डिबेट करने? आप आके डिबेट करें, वो इस्लामिक नाज़िया आके डिबेट करें। नहीं मैं खुद चल के, नहीं तो आप आइए, इससे पहले आप आए, इससे पहले आप आए हैं ना। क्यों बुलाया? एक मिनट मौलाना साहब, चुप रहिए, शांत हो जाइए। जवाब है देना है तो बैठ के जवाब दीजिए, वरना आप उंगली मत दिखाइए। ये इस्लामिक है, ये इस्लामिक है, पूछिए पुलिस से। ये इस्लामिक है, ये इस्लामिक है, ये इस्लामिक है, ये इस्लामिक है। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा। आप क्यों आए? मुझे बताइए ना मौलाना साहब, सुनिए मौलाना साहब, कैमरे के आगे बैठिए ना, कैमरे के आगे बैठना इस्लामिक है या नहीं है, बताइए ना। अरे बताइए ना, बताइए ना, कैमरे के आगे बैठना इस्लामिक है? अरे जवाब है आपके पास, सवाल पूछ रही हूँ मैं। आप बताएंगे कौन लायक है? आप बताएंगे तो फिर आप क्यों आते हैं इधर? क्यों आते हैं आप इधर? आपकी तो है। एक मिनट तारिक फतेह साहब, मौलाना साहब क्यों नहीं बता रहे? तारिक फतेह साहब, मौलाना साहब क्यों नहीं बता रहे कि फोटो खींचना इस्लाम में जायज है या नहीं है? क्या दिक्कत है? इसी दियोबंद, इसी मदरसों, इसी दियोबंद ने फतवा लगाया कि फोटो हराम है। इसी दियोबंद ने फतवा लगाया कि लाउड स्पीकर हराम है। और एक बात आखिरी में मैं बता दूं, ये जितने मौलाना कहते हैं ना कि किताबें पढ़ना जायज हैं, इनको नालंदा यूनिवर्सिटी याद नहीं है जब खिलजी ने आके 30 लाख किताबें जलाई। सब भूल गए। वहीं बख्तियार नाम के शहर खोला हुआ आपने पूरी हिंदुस्तान और दुनिया भर की लाइब्रेरी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी जला के राख कर दी। 30,000 वहां के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भगाया, कत्लेआम किया। नालंदा यूनिवर्सिटी आज तक बंद है। कभी सोचा आपने कि आपके इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान पे क्या क्या जुल्म नहीं हुआ? और यहां बैठ के आके आप भाषण देते हैं कि इस्लाम में जायज क्या नहीं क्या है। पहले नालंदा यूनिवर्सिटी खड़ी करो, 30 लाख किताबें रखो, फिर बात करना कि कौन सी किताब सही है और कौन सी किताब गलत है। मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया। इस्लाम या कोई भी धर्म फोटो खींचना, अपने सपनों को आगे बढ़ाना, अपने सपनों को जीना किसी भी धर्म के लिहाज से गलत कैसे हो सकता है? आपका फैसला, आप इंडस्ट्री में रहे या आप ना रहे, लेकिन ये कहना कि मेरे अल्लाह और धर्म से हमें वो दूर कर रहा है, क्या ये जायज है? इसी पर हमारा सवाल और हमारी डिबेट जारी है। मौलाना ये बता नहीं पा रहे कि उनका इस्लाम क्या कहता है, उनका कैमरे पर आना या फोटो खिंचवाना जायज है या नहीं। लौट रहे हैं इसी सवाल के साथ। ज़ारा वसीम का पोस्ट बॉलीवुड छोड़ने की बात कहना, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? एक सवाल खड़ा हो रहा है तब जब ज़ारा वसीम ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में रहना और काम करना ईमान, दीन और उनके अल्लाह के रास्ते में आकर खड़ा हो रहा है। मेरे पास वक्त ज़रा कम है, इसीलिए पायल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, यहाँ से आती हैं और आमतौर पर हम देखते हैं कि एक्टर्स का एक ऐसी लीग भी होती है कि अपनी फिल्म की रिलीज से पहले किसी तरह का विवाद, किसी तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। क्या आपको भी लगता है कि इस पूरी पृष्ठभूमि को देखते हुए कि ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट है या वाजिब दबाव भी हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। मेरे हिसाब से वो एक्चुअली ये सोच भी रही हो सकती है, क्योंकि वो कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं है, वो एक सुलझी हुई लड़की है। उसे पता है कि वो क्या कर रही है, क्या ट्वीट कर रही है, क्या पोस्ट कर रही है। बट हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक हिपोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस ट्वीट के ऊपर सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और बॉलीवुड के दिग्गज लोग कमेंट नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली वो लोग कमेंट करेंगे जिनको लगता है कि वो कमेंट कर सकते हैं। बट द सोनम कपूर टाइप्स एंड द द स्वरा भास्कर टाइप्स एंड करीना कपूर टाइप्स, ये बड़ी बात आप कह रही हैं पायल कि ये जो दोहरी मानसिकता है, जो डबल स्टैंडर्ड है, वो क्यों सामने आ रहा है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। और जहां पर कर्म ही आप कहते हैं आपकी पूजा और सबसे बड़ी इबादत है, वो कर्म आपका धर्म से नीचे कैसे चला जाता है, धर्म की राह में रोड़ा कैसे? हम तो पूछेंगे। मैं आज का हमारा सवाल था, क्या फिल्म के प्रमोशन के लिए ज़ारा वसीम ने मजहब का इस्तेमाल किया? ट्विटर पर हम आपको बता दें, हजारों की तादाद में हमें आपके जवाब मिले और इनमें से 86% 86% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 14% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। और आइए अब देखते हैं देश दुनिया की आज की कुछ बड़ी खबरें।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एन्सेफेलाइटिस से हो रही बच्चों की मौत के दौरान उन पर गायब रहने के आरोप लगाने वाले विरोधियों पर पलटवार किया और इसे बेवजह मुद्दा बनाने की बात कही। हमने स्पष्ट कर दिया था ट्वीट करके, और उन लोगों का काम है, लोग जो कहना है वो कहेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बिना इजाजत भीड़ की हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से तीखी बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। बिना परमिशन की एक रैली एक जगह पर की गई थी, पुलिस इसको संज्ञान लेके इसमें कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उपचार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मौसम विभाग ने बुधवार तक मानसून के दिल्ली पहुंचने का अनुमान जताया। पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है बहुत ज्यादा, और इस टाइम 1-2 दिन से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से पद नहीं छोड़ने की अपील की। राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक नई पारी खेलकर दिखानी चाहिए। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मामूली बात पर मारपीट करने का आरोप लगा। कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट किया है, हम आगे ये विधिक कार्रवाई करेंगे। आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां के खिलाफ जारी किए गए फतवे को गलत ठहराया। नुसरत जहां की अपनी जिंदगी है वो कैसे लेके जा रही हैं, कैसे लेके उनको आगे बढ़ना है, ये उन्हें ही करना है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और सीएम ममता बनर्जी पर तीखी टिप्पणी की। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, एक मानसिक चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता है। अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने सुरक्षा और दूसरे इंतजामों की तारीफ की। इस बार जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो काबिले तारीफ हैं। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को इंग्लैंड से मिली 31 रनों की हार के बाद प्रशंसकों ने निराशा जताई। जब रोहित शर्मा और कोहली की जोड़ी थी वहां पर एक होप थी, जैसे ही कोहली आउट हुए पूरी उम्मीद ही निकल गई। कोलंबिया में समलैंगिक अधिकारों की वकालत करने वाले कार्यकर्ताओं ने एक मार्च निकाला। Todos en el mundo somos iguales, no existe mayor o menor. नेहा कक्कड़ की मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अरे ओए, तू गाड़ी कैसे चला रहा था? अच्छा, और बाइक कैसे चला रहा था? केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार का बचाव किया। प्रियंका का सवाल निराधार है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, चुस्त है। दिल्ली के टिकरी कला इलाके में कूड़े के ढेर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद दमकल विभाग की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसको वहां से आगे बढ़ने से रोको। अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू कश्मीर के उधमपुर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो गया। बाबा का जो स्वरूप है वो सभी को लग रहा है कि इस बार लास्ट तक चलेगा। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम किए जाने के फैसले का लोगों ने स्वागत किया। 100 रुपए बहुत है, देखो गैस सस्ती होगी तो खाना भी सस्ता मिलेगा। गुजरात के वलसाड़ में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। वलसाड़ इलाके का ये रिहायशी इलाका है, जो जल जमाव की स्थिति है उसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आम बजट से पहले अयोध्या में कारोबारियों ने इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने की अपील की। सरकार को लिमिट कुछ बढ़ानी चाहिए, 5 लाख से 7 लाख। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को जल संकट पर घेरा और इमरजेंसी का बार बार जिक्र करने पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। मोदी जी भले ही इमरजेंसी ना लगाई हो, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात मोदी जी ने पैदा किए। झारखंड के हजारीबाग में एक पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार ने पानी बचाने के लिए पीएम की ओर से की गई उनकी तारीफ पर खुशी जताई। जब उससे बात करने के बाद हमें उत्साहित हुई और ये काम हमको करने में बहुत ज्यादा बल मिला है। मध्य प्रदेश के नीमच में लापरवाही से बाइक चलाने की वजह से 2 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, जिन्हें इलाके के लोगों ने किसी तरह डूबने से बचा लिया। दिलजीत दोसांझ का कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान डांस और गाना गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
हरभजन सिंह ने वर्ल्ड कप में फिर टीम इंडिया की वापसी की उम्मीद जताई। इस मैच से काफ़ी कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो झटका लगना था वो लग गया है और यहां से और बेटर टीम हमें देखने को मिलेगी। रणवीर सिंह की मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक आदमी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। पॉकेट से एक नोट भी मिला है। परिवार को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। यूपी के रामपुर में एक गांव में घुसे 2 हाथियों के हमले में एक आदमी की मौत हो गई। गांव में तो दहशत का माहौल है। 2-4 बंदे इकट्ठे होकर कहीं भी निकलते हैं तो निकलते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में एक आदमी पर 750 रुपए के लेन देन में अपने साथी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। 750 रुपए के महज लेन देन के कारण जो है कहासुनी हुई, जिसमें एक दोस्त ने गोली मार दी। इंदौर में सरकारी अधिकारी की बैट से पिटाई के मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय का बचाव किया। बहुत बड़ा विषय नहीं था, जबरदस्ती बड़ा बना दिया। अहंकार नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को भी जनप्रतिनिधि से बात करना चाहिए। मुंबई के हिंद माता इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। किस तरीके से जो मुंबई की जनता है काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, उन्हें कमर तक पूरी तरह से पानी भर चुका है। यूपी के आगरा में हाई टेंशन तार में आग लगने से हड़कंप मच गया। पानी होगी लाइन में। दिल्ली में एक निजी कंपनी के एम्बुलेंस ड्राइवरों ने 3 महीने का वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एंसेफेलाइटिस से हुई बच्चों की मौत के विरोध में आरजेडी विधायकों ने बिहार विधानसभा में अपना विरोध जताया और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी के विधायक बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यह मांग है कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में एक मरीज के रिश्तेदार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। हमारी गलती नहीं है यहाँ पे और आप दिन दिहाड़े सब लाके डॉक्टर्स को मार देते हैं, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा। शोएब अख्तर ने भारत की हार की वजह से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें टूटने पर निराशा जताई और टीम इंडिया को मिडिल ऑर्डर में ध्यान देने की नसीहत दी। इंडियन बैटिंग को सोचना पड़ेगा कि मिडिल ऑर्डर में वो बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके रन्स नहीं चल रहे। सूडान में सैनिक शासन के विरोध में लोगों ने फिर प्रदर्शन किया। आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 ने 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। उस किताब की नहीं चलने देता जिसकी ये शपथ लेते। यही तो लड़ाई है निशाद, उस किताब की चलानी पड़ेगी, उसी से चलेगा देश। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बतौर सांसद राज्यसभा में शपथ ली। मैं रामविलास पासवान जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। कोलकाता में ओला और उबर कैब ड्राइवरों ने कंपनियों पर कम पैसे देने का आरोप लगाते हुए हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमको मुकुंदपुर हॉस्पिटल जाना है, आरएन टैगोर। मैं परेशान हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश के बाद उन्हें मनाने में जुटे नेताओं को घेरा और कांग्रेस के 2 गुटों में बंटे होने का दावा किया। कांग्रेस के अंदर भारी झगड़ा शुरू हो गया, 2 धड़ों में बट गई कांग्रेस। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर स्कूलों में कमरे बनवाने के मामले में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। ये सारे कमरे मात्र 892 करोड़ में बन जाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इन्होंने इसमें 2000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अपने एक नेता की हत्या के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राह चलते लोगों से बदसलूकी की। लोग আমরা অন্য দলের লোক না, কোনো রাজনৈতিক দলের লোক না, বারবার বলেছি। आरजेडी ने पुणे में एक इमारत की दीवार गिरने से हुई बिहार के रहने वाले 15 लोगों की मौत का मुद्दा संसद में उठाया। पुणे में 15 मजदूर मर गए सर, और उनकी मौत मैं मानता हूं मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक मौत नहीं है।
खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टीम इंडिया की हार के लिए जर्सी के रंग को जिम्मेदार ठहराने वाली महबूबा मुफ्ती को खेल पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। भारत के जो टीम है उनको सपोर्ट कीजिए। जर्सी का कलर क्या है इस पे मत जाइए, ये राजनीति करने का विषय ही नहीं है। ये बिहार के भागलपुर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पानी का समस्या है सर, हम लोग जाम किए हुए हैं तो हम लोग हड़ताल यूं ही करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में रेलवे ने मरम्मत की वजह से 31 जुलाई तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिससे यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई। लोग बाहर से आए हुए हैं, ट्रेन गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, भूख भी है सब।